हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है टैक्स प्लानिंग रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, यानी एक कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से संबंधित टैक्स प्लानिंग कैसे की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू the proportion of debt and equity in the total capital। किसी भी बिजनेस कंसर्न कोई फर्म उसकी जो टोटल कैपिटल होती है उस टोटल कैपिटल के अंदर डेट का कितना प्रोपोर्शन है और इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन है। डेट का मतलब डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल कैपिटल। जो भी फर्म की बिजनेस कंसर्न की टोटल कैपिटल है उस टोटल कैपिटल में डेट का कितना भाग है और इक्विटी का कितना भाग है। डेट का मतलब डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और रिटेन अर्निंग जो है, अगर बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग भी होता है, जब हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो रिटेन अर्निंग भी जो इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा होता है, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट कमाने के बाद रिजर्व में रखा जाता है, उसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। फिलहाल इस कैपिटल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल के अंदर डेट का कितना प्रोपोर्शन है, इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन है। डेट मतलब डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और रिटेन अर्निंग भी इक्विटी वालों का ही पैसा होता है। आपको पता है जो कंपनी होती है उसको रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की। तो कंपनी को कैपिटल रेज करना होता है और कंपनी जो है वो कैपिटल रेज कर सकती है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? डेट एंड इक्विटी। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? डेट एंड इक्विटी। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो कंपनी के लिए, वो फर्म के लिए एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करता है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर यानी वो डिसाइड करता है कि टोटल कैपिटल जो कंपनी रेज करने वाली है, जो फर्म रेज करने वाली है, उसके अंदर डेट कितना रेज करना है और इक्विटी कितना रेज करना है। वो प्रपोर्शन तैयार करता है, वो रेशियो तैयार करता है कि मान लो 100 रुपए अगर कंपनी को रेज करना है कैपिटल के रूप में, तो उसको डिसाइड करना होता है कि क्या 50-50 रेशियो रखे या 70-30 रखे या 60-40 रखे, वो उसको डिसाइड करना होता है। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की जाती है। और ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? जहां पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है, मतलब डेट और इक्विटी दोनों की कॉस्ट मिला के उसको हम बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल को यूज करने की कॉस्ट जो कंपनी पे करती है डेट वाले को और इक्विटी वाले को। डेट पे जो कंपनी पे करती है वो इंटरेस्ट होता है, डिबेंचर और जो लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है उस पे कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। तो कंपनी ने कैपिटल यूज किया डिबेंचर होल्डर का, तो उसके लिए कंपनी उनको इंटरेस्ट पे करती है। लॉन्ग टर्म लोन यूज किया, उसके लिए कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। तो कंपनी के लिए तो कॉस्ट है वो, क्योंकि कंपनी ने वो कैपिटल यूज किया है। ऐसे ही इक्विटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, उनको भी कंपनी डिविडेंड पे करती है। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों कंपनी के लिए क्या होता है? कॉस्ट होता है, क्योंकि कंपनी कैपिटल यूज करने के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करती है। तो इसको बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों आ जाएगा। तो जहां पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब टोटल कॉस्ट डेट और इक्विटी दोनों की कॉस्ट मिला के अगर कम आती है, जहां पे मिनिमाइज हो मतलब मिनिमम हो, कम से कम हो, और जो वैल्यू ऑफ द फर्म यानी जो शेयर होल्डर्स वेल्थ है वो जहां पे मैक्सिमम होता है, वो होता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। वो होता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड,
इस ये कंपनी कैपिटल रेज करती है डिबेंचर लोन से और इक्विटी से। तो जब कंपनी कैपिटल रेज करेगी डिबेंचर लोन या फिर इक्विटी से, तो डिबेंचर पे आपको पता है डिबेंचर और लोन पे इंटरेस्ट जो कंपनी पे करेगी वो इंटरेस्ट डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि जब कंपनी अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएगी तो जो इंटरेस्ट वो डिबेंचर को पे कर रही है, लोन पे कर रही है, उसकी उसको छूट मिल जाएगी। मतलब जब अपना प्रॉफिट निकालते वक्त इस इंटरेस्ट को वो लेस कर सकती है, तो ये एक डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है। लेकिन बात करूं मैं इक्विटी की, तो इक्विटी पे तो कंपनी डिविडेंड पे करेगी, तो डिविडेंड जो पे किया जाता है कंपनी द्वारा वो नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है, यानी कंपनी को इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती। जो कंपनी डिविडेंड पे करती है, कंपनी अपना प्रॉफिट लॉस जब निकालेगी तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से डिविडेंड को वो लेस नहीं कर सकती, डेबिट नहीं कर सकती। अगर यही कंपनी लोन एक्वायर करती है, यही एबीसी लिमिटेड जो है वो अगर लोन एक्वायर करती है फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए अगर ये कंपनी लोन लेती है तो लोन पे कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, लोन पे कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। तो जो इंटरेस्ट होगा वो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस नहीं होगा, वो कैपिटलाइज किया जाएगा कंपनी द्वारा। मतलब जितना इंटरेस्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, फ्रॉम द डेट ऑफ लोन यानी जिस डेट पे लोन लिया है उस डेट से टू द डेट ऑन विच एसेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज, जिस डेट पे एसेट को यूज किया जाता है उस डेट तक का इंटरेस्ट जो होता है वो ऐड हो जाएगा टू द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, एसेट की कॉस्ट में जाके ऐड हो जाएगा। मतलब कंपनी उसको कैपिटलाइज कर लेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जनरली क्या होता है, जनरली जो एक्सपेंस होता है इन रिलेशन टू कैपिटल, यानी कैपिटल से संबंधित जो भी कंपनी एक्सपेंस करती है, जो खर्चा करती है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल होता है, जनरली वो नॉट डिडक्टेबल होता है, यानी कंपनी को कोई डिडक्शन नहीं मिलती उसकी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिडक्शन मिल जाती है और कैपिटल रेज करने पे कंपनी जो एक्सपेंस करती है उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फर्म जो अपने पार्टनर्स, जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती है लोन और कैपिटल पे। जो फर्म अपने पार्टनर्स को, पार्टनर्स ने फर्म को दिया लोन या कैपिटल दिया, तो फर्म लोन कैपिटल पे क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। तो इंटरेस्ट और लोन और कैपिटल ये डिडक्टेबल एक्सपेंस होगा इन द हैंड्स ऑफ फर्म। जब फर्म अपना प्रॉफिट निकालेगी तो इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन एक्सपेंस जो कर रही है एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल, उसकी डिडक्शन मिलेगी अप टू 12% पर एनम अंडर सेक्शन 40B के तहत। सेक्शन 40B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलता है कि अगर कोई पार्टनरशिप अपने पार्टनर्स को लोन या कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है तो 12% पर एनम तक उसको डिडक्शन मिल जाएगी। जब अपना वो टैक्सेबल प्रॉफिट निकालेगी तो पीजीपीपी की इनकम निकालेगी तो उसको 12% इंटरेस्ट तक डिडक्शन मिल जाएगी, इसके ऊपर डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद कोई इंडियन कंपनी जो है वो शेयर्स और डिबेंचर जब इश्यू करती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, कोई इंडियन कंपनी जब शेयर्स और डिबेंचर इश्यू करती है फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन यानी आम जनता को इनवाइट करती है शेयर्स लेने के लिए, तो जो भी एक्सपेंस वो इंकर्ड करेगी इश्यू पे, मतलब अंडरराइटिंग कमीशन देना, जैसे जो अंडरराइटर होते हैं उनको अंडरराइटिंग कमीशन देना, ब्रोकरेज पे करना, ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करना उन प्रोस्पेक्टस। कंपनी जब स्टार्टिंग में जनता को इनवाइट करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर्स सब्सक्राइब के लिए, तो कंपनी प्रोस्पेक्टस को प्रिंट करवाना, उसकी ऐड करवाना, उसको ड्राफ्ट करवाना, उस पर एक्सपेंस करेगी, ब्रोकरेज पे करेगी, अंडरराइटिंग कमीशन भी देती है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं कैपिटल से संबंधित, इन एक्सपेंसेस की कंपनी को डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन 5 सालों में मिलेगी, यानी 5 साल में इसको राइट ऑफ
किया जाएगा धीरे धीरे अंडर सेक्शन 35D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। इसको बोला जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो कंपनी हर साल 20% जो है वो राइट ऑफ कर देगी, यानी अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से डेबिट करती रहेगी हर साल 20%। तो 5 सालों तक इसकी डिडक्शन मिल जाएगी जो कंपनी कैपिटल रेज करते वक्त, शेयर्स डिवेंचर इशू करते वक्त जो भी खर्चा कर रही है, अंडरराइटिंग कमीशन के रूप में, ब्रोकरेज के रूप में, ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑन द प्रोस्पेक्टस। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि कंपनी जो बोरो करेगी यानी डिबेंचर या लोन से कैपिटल लेती है तो उसमें टैक्स सेविंग होती है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है, तो वहां पे टैक्स सेविंग हो जाती है कंपनी की। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, कंपनी अगर बोरो करती है तो इससे जो ओनर्स होते हैं, रियल ओनर्स यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको रिटर्न ज्यादा मिल जाता है, लेकिन ये सारे केसेस में नहीं होता। उसके बाद बोला कि अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जितना भी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगा हुआ है, जितना भी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगा हुआ है, तो जो रिटर्न है कैपिटल एम्प्लॉयड पे अगर वो ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी जो डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, जो लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, उसकी रेट, वो जो रेट है उससे भी ज्यादा अगर रेट ऑफ रिटर्न है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड पे, यानी जितना कैपिटल बिजनेस में लगाया उस पे जो रिटर्न आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, उसकी रेट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी जो है वो बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न जो कैपिटल एम्प्लॉयड वो ज्यादा होने की वजह से इसमें से जब कंपनी अपना इंटरेस्ट लेस कर देगी, प्रॉफिट लेस कर देगी, जो बच जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो जो रेट ऑफ रिटर्न आएगा ओनर्स इक्विटी पे वो ज्यादा हो जाएगा अगर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो कंपनी इंटरेस्ट कम पे करेगी, और इंटरेस्ट कम पे करने की वजह से उसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, और प्रॉफिट ज्यादा आने की वजह से टैक्स देने के बाद ही प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह से जो रिटर्न जो मिलेगा अल्टीमेट जो ओनर्स होते हैं, रियल ओनर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको ज्यादा मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स प्लानिंग की। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ये कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लोन, मतलब सिंपली बोलूं मैं कि अगर रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट वो कम है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो कंपनी को लोन यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो कंपनी को लोन यूज कर लेना चाहिए, कंपनी के लिए ये फायदेमंद सौदा होगा। दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन से, तो ऐसे केसेस में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो रिटर्न होगा इक्विटी कैपिटल पे वो बढ़ जाएगा। उसके बाद इफ कंपनी बोरोड फंड्स यूटिलाइज फॉर एक्वायरिंग डेप्रिसिएबल एसेट्स, कंपनी ने बोरो किया फंड यानी लोन लिया और उससे वो एसेट्स को परचेज कर लेती है, ऐसी एसेट जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा सकता है, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही कंपनी ने लोन लिया एसेट एक्वायर करने के लिए, तो जो इंटरेस्ट होगा वो एसेट की कॉस्ट में जाके ऐड हो जाएगा, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज। तो जैसे ही वो कॉस्ट में ऐड होगा तो जो ब्लॉक ऑफ एसेट है वो बढ़ जाएगा और उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। अगर किसी कंपनी का जेस्टेशन पीरियड जो है वो ज्यादा है, किसी इंडस्ट्री या किसी कंपनी का जो जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कंपनी बन चुकी है लेकिन प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो जो बीच का पीरियड होता है वो होता है जेस्टेशन पीरियड। अगर वो ज्यादा लंबा है तो कंपनी के लिए अच्छा, इट इज बेटर टू यूज कैपिटल इंस्टेड ऑफ लोन। तो लोन की बजाय कंपनी क्या यूज कर ली, कैपिटल, क्योंकि लोन यूज करेगी तो कंपनी को इंटरेस्ट काफी टाइम तक पे करना पड़ेगा और कंपनी का तो प्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है अभी। तो ऐसे केसेस में कंपनी को कैपिटल यूज कर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ लोन की बजाय। उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल आउटसाइड इंडिया, अगर कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे करती है आउटसाइड इंडिया तो उसको टीडीएस काट लेना चाहिए, जरूरी है, अदरवाइज जो इंटरेस्ट वो पे कर रही है आउटसाइड इंडिया
वो डिडक्टेबल नहीं होगा, मतलब वो अलाउड नहीं होगा, उसको छूट नहीं मिलेगी। जब वो अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएगी तो डेबिट साइड में इसको इंटरेस्ट को दिखा नहीं पाएगी। तो ये था टैक्स प्लानिंग रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कोई डाउट होता है आपको तो आप बिंदास आप कमेंट कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, जितना मुझसे होगा मैं आपकी क्वेरी को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।